ओके सो हाँ, कोई और डाउट है? हाँ ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना, आगे चले। ठीक है, तो बेसिकली हम कहा थे एपिस्टेमोलॉजी। आज आपको ये स्लाइड्स में भेज दूंगा ग्रुप में। ओके, you will get the slides, you will get the videos, okay, recorded videos. So basically we have seen this one, knower and not realism and idealism is clear to all of you. Okay, now realism and idealism is clear. Okay, now basically we have seen that what are the basically source of valid knowledge in Indian philosophy. Okay, so we have seen source of valid knowledge in Indian philosophy. There are 6 pramānas we have seen. In Indian philosophy: perception, inference, verbal testimony, comparison, implication and last is non-apprehension. ओके, मतलब ये 6 आपके प्रमाण हमने देखे। अब बेसिकली ओके, so source of valid knowledge in Indian philosophy, these are 6 pramanas. Now let us see source of valid knowledge in Western philosophy. Indian philosophy में तो ये 6 है, इनके बेसिस पे पूरी इंडियन फिलोसफी में एपिस्टेमोलॉजी वगैरह चलेगी। अब भाई वेस्टर्न फिलोसफी में ये 6 पैमाना तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो आपके इंडियन फिलोसफी अलग लेवल पे डेवलप हुई है, वेस्टर्न फिलोसफी अलग लेवल पे डेवलप हुई। दूसरी बात क्या है, इंडियन फिलोसफी में गॉड, सोल, ये सब चीजें ज्यादा डोमिनेट करती है। ओके, लिबरेशन, हेवन, हेल। वेस्टर्न फिलोसफी में ये चीजें ज्यादा डोमिनेट नहीं करती। वेस्टर्न फिलोसफी आपकी थोड़ी साइंटिफिक है। ओके, वेस्टर्न फिलोसफी साइंटिफिक। तो आपको पता ही है साइंटिफिक है, तो वहां पे गॉड वगैरह की इतनी बात नहीं होगी। अब वेस्टर्न फिलोसफी में सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज क्या है? इन वेस्टर्न फिलोसफी द सोर्स ऑफ नॉलेज आर ओनली 2. फर्स्ट इज रीजन एंड सेकंड इज एक्सपीरियंस। ओके, सो फर्स्ट इज रीजन एंड सेकंड इज एक्सपीरियंस। ओके, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। ओके, फर्स्ट इज रीजन एंड सेकंड इज एक्सपीरियंस। देखिए, इसको समझिएगा, ठीक है। फर्स्ट इज रीजन एंड सेकंड इज एक्सपीरियंस। सो रीजन एंड सेकंड इज एक्सपीरियंस। आप रीजनिंग करते हो, आप में से काफी लोगों ने एग्जाम लिखे होंगे इधर उधर के, ठीक है। अभी आपका स्ट्रगल टाइम चल रहा है, ठीक है। तो अभी आप स्ट्रगलर हो, तो आपने काफी सारे पेपर वगैरह लिखे होंगे, छोटे मोटे अकाउंट असिस्टेंट का, ठीक है, या फिर बैंक वगैरह का। रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हो आप? थ्रू योर माइंड। माइंड को ही तो यूज करके करते हो, ठीक है। दिमाग से लगाते हो उसमें कि हाँ ये इस तरह से कंसेप्ट लगा, कोई पजल दे दिया आपको, ठीक है। हाउ विल यू सॉल्व द पजल? यूजिंग योर रीजनिंग मेथड। ओके, रैशनल। तो रीजन का मतलब है विद इन माइंड, ठीक है। जो चीज आप विद इन माइंड से सॉल्व करते हो, यूजिंग योर माइंड यू सॉल्व द प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं 2 + 2, आप क्या बोलोगे? 4। क्यों बोलोगे? क्योंकि आपके माइंड में है 2 + 2 = 4। तो जो रीजनिंग वाला जो आपकी नॉलेज होती है, दैट इज बेसिकली मैथमेटिकल नॉलेज। यानी ये आपके कहां से आती है? अंदर से, दिमाग के अंदर से आती है। अब 2 और 2 4 के लिए क्या आपको किसी एक्सपीरियंस की जरूरत है? नहीं। आप इंडिया में रहोगे तो 2 और 2 4 होंगे, आप यूएस में चले जाओगे 2 और 2 4 होंगे, आप चांद पे चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, आप अंटार्कटिका चले जाओ, 2 और 2 क्या होंगे? हमेशा 4। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि ये हमारे दिमाग में है। यानी कैसी नॉलेज है? मैथमेटिकल नॉलेज है। तो मैथमेटिकल नॉलेज में क्या क्या क्वालिटी होती है? यूनिवर्सल होती है भाई ये।
यूनिवर्सल है ना, कहीं चले जाओ, दो और दो क्या होंगे आपके, चार ही होंगे। यूनिवर्सल है, साथ में क्या है, नेसेसरी है। अब नेसेसरी का मतलब भी समझो। अब आप इंग्लिश में पढ़ते होगे नेसेसरी टर्म, लेकिन यहाँ पे फिलोसफिकल जब हम देखेंगे, फिलोसफिकल फ्रॉम फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेसेसरी, यूनिवर्सल तो मतलब समझ आ गया आपको, विच इज यूनिवर्सल, ओके, ट्रू एवरीवेयर। नेसेसरी मीन्स a necessary knowledge is one, a necessary knowledge is one which if negated, then it leads to contradiction. It leads to contradiction. So necessary knowledge is one which if negated, then it leads to contradiction. For example, अगर आप बोलो दो और दो चार नहीं होते, वही पांच होते हैं, सो यू हैव निगेटेड द नॉलेज, इट लीड्स टू कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना, क्योंकि आप बोलोगे दो और दो पांच नहीं होते, भाई चार होते हैं। अगर आप नेसेसरी नॉलेज को निगेट करने की कोशिश करोगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। आपको कोई भी बोलेगा दो और दो पांच, आप तुरंत रिएक्ट करोगे, नहीं भाई दो और दो क्या होते हैं, चार होते हैं। या फिर अगर इसको मैं अलग वे में इसको यूज करूं, बैचलर, बैचलर मीन्स अनमैरिड एडल्ट मैन, अनमैरिड एडल्ट मैन। अब मैं बोलूं बैचलर इज ए मैरिड एडल्ट मैन, you will react. Why? Because bachelor is unmarried adult man, उसके लिए यूज करते हैं। तो बैचलर को आप मैरिड एडल्ट मैन कैसे बोल सकते हो, दिस इज रॉन्ग। सो नेसेसरी, अब बैचलर, आप इंडिया में भी बैचलर का मतलब क्या होगा, अनमैरिड एडल्ट मैन, यूएस में भी यही मतलब होगा, ठीक है। आप कहीं चले जाओ, नॉर्वे चले जाओ, स्कैंडिनेवियन कंट्री चले जाओ, नॉर्डिक कंट्री चले जाओ, एवरीवेयर बैचलर में अनमैरिड एडल्ट मैन। ए ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स, अगर कोई बोले ट्राइंगल हैज फोर साइड्स, कॉन्ट्रडिक्शन। सो ट्राइंगल हैज थ्री साइड, दैट इज नेसेसरी नॉलेज। सो नेसेसरी नॉलेज मीन्स द नॉलेज which is if negated then it leads to contradiction. Is it clear? Okay, so you have to remember this word necessary knowledge, because we will use this term when we will refute God, because God's existence is accepted as necessary existence, but it creates problem. Okay, we will see it in detail there. These terms are important. Basically the issue is that आपने एक बात सुनी होगी कभी, बाल की खाल निकालना। बस, तो यहां पे कुछ फिलोसफर्स ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं लिंग्विस्टिक फिलोसफर्स। लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज। ऐसे फिलोसफर्स हैं जो लैंग्वेज के बेसिस पे सारी चीजों को इंटरप्रेट करें। तो ऐसे फिलोसफर को जब हम पढ़ेंगे, वहां पे उन्होंने इन शब्दों के साथ खेला है, सिर्फ इनके बेसिस पे गॉड को प्रूव किया है या रिफ्यूट किया है। सो लिंग्विस्टिक फिलोसफर जैसे आपका अर्ली विटगेंस्टाइन, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, अर्ली विटगेंस्टाइन, लेटर विटगेंस्टाइन, दीज ऑल आर लिंग्विस्टिक फिलोसफर्स। ये गॉड एग्जिस्ट इस वर्ड के ऊपर ही बता देंगे कि भाई इस वर्ड को ही पूरे को इंटरप्रेट करके बताएंगे गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। या फिर आपने गॉड को बोला गॉड हैज नेसेसरी एग्जिस्टेंस, they will basically react on this word necessary existence. So we will see all these things when we will see philosophy of religion. So these terms are important. Okay, so you must know the meaning of necessary, that if the knowledge is negated then it will lead to contradiction. Okay, मैथमेटिक्स में आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी जो कैसी हो, यूनिवर्सल हो और नेसेसरी हो, बिकॉज मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन रीजन। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा पाइथागोरम से रिलेटेड, वो आप कहीं पे किसी भी तरह क्वेश्चन पूछ ले, आप अप्लाई कर लोगे। ऐसा थोड़ी ना है आप अगर ठंडे में बैठे हो तो पाइथागोरस थ्योरम चेंज हो जाएगी।
हाइपोटेन्यूज आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा या परपेंडिकुलर आपका बेस बन जाएगा। नो, इट मींस मैथमेटिकल नॉलेज रीजन बेस्ड है, दिमाग से आती है, पहले से दिमाग में पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन दूसरी नॉलेज होती है एक्सपीरियंस वाली नॉलेज, वो आती है एक्सपीरियंस से। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपसे बोलूं कि आई एम राइटिंग यूजिंग रेड इंक पेन, ठीक है, मैंने आपसे बोला आई एम राइटिंग यूजिंग रेड इंक पेन। अब ये बात ट्रू है या फॉल्स है, इसके लिए आपको दिमाग से जरूरत है या आपको देखना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सपीरियंस। आप देख के तो बताओगे कि रेड कलर की इंक से मैं लिख रहा हूं। अभी मान लो मैं यहां से चेंज कर दूं, ब्लैक से लिख रहा हूं और मैं बोलूं कि रेड से लिख रहा हूं, तो वो तो गलत हो जाएगी ना चीज। या फिर मान लो जैसे आपके सामने मैं बैठा हूं, तो मैं बोलूं कि जैसे कि आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अब आप इस चीज को बिना देखे क्या बोल सकते हो कि ये सही है गलत है? नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि मैं सामने खड़ा हूं, बैठा हूं, या हूं भी या नहीं हूं। या फिर जैसे हम बोले देयर इज टाइगर इन योर रूम, या टाइगर आउटसाइड योर रूम। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं बोल सकते वहां पे बैठ के। हो भी सकता है आपके घर के बाहर, क्या मालूम आप नेशनल पार्क के आसपास रहते हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। अभी रुको, ये थोड़ा वो है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। एक्सपीरियंस पे मैं चल रहा हूँ, फिर बाद में दोनों पे हम वापस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपसे मैं बोलूं कि जैसे हम क्लास में पढ़ाते थे, तो एग्जाम्पल जो दिया जाता है, बोर्ड इज ब्लैक, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं बोर्ड इज ब्लैक, ठीक है, कोई भी बोर्ड हो जिसपे मैं लिख रहा हूं, अभी ये वाला व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, या फिर कोई और टीचर लिख रहा हो, आप कैसे बताओगे कि बोर्ड ब्लैक है? सिर्फ देख के तो बताओगे। आप ऐसे दिमाग से सोच के, अगर मैं आपसे पूछूं 2+2, आप आंखें बंद करके बोलोगे 4। यहां पे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट कम्स फ्रॉम योर माइंड। बट फॉर दिस नॉलेज यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस। किसका माइक ऑन है? So basically, for such knowledge, for example, I will say there is fog in Patni. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि फॉग है, आप यस और नहीं नो नहीं बोल सकते, आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे फॉग है या नहीं। या फिर जैसे कि आपको कुछ भी हो, जैसे वाटर इज हॉट, आपको पी के या फिर अपना उस पर किसी भी तरीके से उंगली डाल के चेक करना पड़ेगा कि वाटर हॉट है या फिर कोल्ड है। बेसिकली जैसी जो नॉलेज है, ठीक है, इन सब नॉलेज के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ रही है? एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूं ग्रास इज ग्रीन, अब आप ग्रास को बोल सकते हो क्या ग्रीन है? कई जगह पे कैसी हो जाती है, जल के ग्रे भी हो जाती है। यानी आपको देखना पड़ेगा कि ग्रास क्या ग्रीन है या ग्रे है, या ग्रास है ही नहीं वहां पे। इट मीन्स सच नॉलेज इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस कौन सी नॉलेज होती है? हमारी डेली लाइफ जिससे रेगुलेट होती है। और एक्सपीरियंस वाली नॉलेज कहां से आती है? साइंस से। तो साइंस इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, वेयर एज योर मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन रीजनिंग। तो हमारे पास दो तरह की नॉलेज होती है। एक नॉलेज होती है रीजनिंग वाली, विच कम्स फ्रॉम अवर माइंड, ठीक है। दूसरी नॉलेज होती है एक्सपीरियंस वाली, साइंस वाली, साइंटिफिक नॉलेज, विच कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो आप डेली एक्सपीरियंस करते हो।
ठीक है। जैसे अगर आपने कोई चीज एक्सपीरियंस नहीं की तो उसके बारे में आप नहीं बोल सकते। जैसे आपको बोला जाए कि कार होती है उसमें 4 पहिए होते हैं, अब आपने देखी नहीं कार तो आप नहीं बता सकते कि उसमें 4 पहिए होते हैं। अगर आपने हवाई जहाज में ट्रेवल नहीं किया तो आपको नहीं पता हवाई जहाज अंदर से कैसा दिखता है। ठीक है। यानी ऐसी चीजें जो आपने एक्सपीरियंस नहीं की उनको आप एक्सपीरियंस करने के बाद ही बोल सकते हो यस और नो। लेकिन अगर आपसे कोई बोले दौड़ दो आप बोलोगे 4। कोई आपसे बोले ट्रायंगल हैज 3 साइड्स आप बोलोगे यस। आपसे कोई बोले बैचलर इज अनमैरिड एडल्ट मैन आप बोलोगे यस। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं। दैट इज इन योर माइंड। So basically there are two types of knowledge. One is based on region and second is based on experience. एक्सपीरियंस वाली नॉलेज आपकी डेली चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? आप एसआर में पढ़ने गए, मैं पढ़ा रहा हूं मान लो आपको फिलॉसफी, मैं उस दिन पढ़ा रहा हूं, मैंने बोला बोर्ड इज ब्लैक, और मान लो उस दिन बोर्ड ब्लैक ही था, आप देखोगे बोर्ड को यस। दूसरे दिन हमने बोर्ड चेंज कर दिया, उसकी जगह व्हाइट बोर्ड ले आए। अब मैं दूसरे दिन फिर बोल रहा हूं बोर्ड इज ब्लैक, क्या ये नॉलेज उस समय सही है? नो। क्योंकि बोर्ड का कलर कैसा कर दिया हमने, उस समय चेंज कर दिया, नया बोर्ड लगा दिया व्हाइट। अब पहले दिन आपके लिए बोर्ड की नॉलेज कैसी थी? बोर्ड इज ब्लैक। दूसरे दिन बोर्ड की नॉलेज कैसी थी? बोर्ड इज व्हाइट। क्या आप ये कह सकते हो ऑल बोर्ड्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर व्हाइट इन कलर? कैन यू से दैट? नो। व्हाई? बिकॉज दिस नॉलेज इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो बोर्ड व्हाइट भी हो सकते हैं, बोर्ड ग्रीन भी हो सकते हैं, बोर्ड ब्लैक भी हो सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं 2 + 2 = 4, आप बोलोगे यस, एवरीवेयर 2 + 2 = 4। मैं बोलूं ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड एडल्ट मैन, यस। ऑल ट्राइंगल्स हैव 3 sides, यस। Everywhere triangle will have 3 sides. All bachelors will be unmarried adult men. But in case of experience, you cannot say that all boards are white in color. It means experience, the knowledge which we get from experience is not universal. Is not universal. Is it clear? जो नॉलेज हमें एक्सपीरियंस से मिलती है वो यूनिवर्सल नहीं होती है। आज आपने बोर्ड देखा, आप ये भी नहीं कह सकते आपने एक क्रो देखा वो ब्लैक है, आपने दूसरा क्रो देखा वो भी ब्लैक है। आप ये नहीं बोल सकते ऑल क्रोज आर ब्लैक इन कलर, क्योंकि आप बाहर जाओगे यूरोप में, देयर आर क्रोज विच आर ग्रे इन कलर। यू कैन नॉट से ऑल कैट्स आर ब्लैक इन कलर। आप यहाँ पे यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते उस स्टेटमेंट को। इसलिए देखा होगा आपने साइंस में, जो साइंस बोलती है ना एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन में, उसमें चेंज होते रहते हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे पहले एटम्स मानते थे अल्टीमेट रियलिटी, अब क्या हो गया? क्वार्क्स हो गया। पहले साइंस बोलती थी कि डीडीटी आप यूज करोगे इट विल किल ऑल दी मॉस्किटोज, आजकल तो डीडीटी के ऊपर ही मंडराते रहते हैं मॉस्किटोज। क्यों? क्योंकि साइंस वाली नॉलेज क्या होती है आपकी, वो समय के साथ बदलती है। इट इज नॉट यूनिवर्सल। साइंटिफिक नॉलेज इज चेंजेबल इन नेचर। इट इज नॉट नेसेसरी नॉलेज। आप उसको निगेट कर सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी knowledge. Earlier there was a concept that is geocentric concept. It was believed that sun revolves around the earth. क्योंकि लोग क्या, उस समय इतना, अब साइंस ने उसको चेंज किया, अब क्या है? अर्थ रिवॉल्व अराउंड दी सन। साइंस की आपकी नॉलेज, साइंस कभी बोलती है कोरोना वायरस में वैक्सीन ट्रायल में कि ये होता है वो होता है, फिर अगले दिन चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। साइंटिफिक नॉलेज कीप्स ऑन चेंजिंग। हो सकता है हम अभी बोलते हैं ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मोर्टल, लेकिन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हो गया, देन वी विल बिकम इमोर्टल। ओके, क्या हो गया भाई? चैट आई है तो ओके। ओके, प्लूटो, प्लूटो ठीक है, पहले प्लेनेट था अब नहीं है, ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो यू कैन यूज ऑल दिस एग्जांपल्स इन योर पेपर। ओके, साइंटिफिक नॉलेज कैसी होती है आपकी? पर्टिकुलर होती है। आज ट्रू है तो कल वो फॉल्स हो सकती है। एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पे साइंस खुद की नॉलेज को खुद ही क्या करता है? निगेट करता है। लेकिन मैथ को आप निगेट नहीं कर सकते हो। 2 + 2 इज ऑलवेज 4। ओके,
सो ये सब चीजें आपको मतलब पेपर में आपको ये चीजें ना आपको याद रखनी है, आपको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है चीजों को। बाकी मैं बताऊंगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, लेकिन अभी दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट इज एक्सपीरियंस, सेकंड इज रीजन। अब देखो इसी चीज को आगे लेके चल। अब देखो कमाल की बात यह है, यहाँ पे हमने 6 फिलोसफर्स कवर कर लिए हैं अभी। कैसे देखो रीजन, ओके, यही तो खेल है इसमें फिलोसफी में। इफ यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स यू कैन अंडरस्टैंड एवरी फिलोसफर। सेकंड इज एक्सपीरियंस। रीजन मीन्स नेसेसरी एंड यूनिवर्सल नॉलेज। एक्सपीरियंस मीन्स यूनिवर्सल नहीं होती, लेकिन एक्सपीरियंस में आपको हमेशा क्या मिलती है, न्यू नॉलेज मिलती है। इट मीन्स देयर इज न्यूनेस। सो रीजन मीन्स मैथ इंस्पायर्ड बाय मैथमेटिक्स एंड एक्सपीरियंस मीन्स इंस्पायर्ड बाय साइंस। जो लोग रीजन को सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज मानते हैं, जो फिलोसफर सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज मानते हैं किसको, रीजन को, मतलब उन्होंने कैसी नॉलेज को वो किया है, सपोर्ट किया नेसेसरी और यूनिवर्सल नॉलेज को, ऐसे फिलोसफर्स को हम बोलते हैं रैशनलिस्ट फिलोसफर। मींस द फिलोसफर्स who have accepted reason as the source of valid knowledge, they are known as rationalist philosophers। और rationalist philosopher हमारे तीन है, डेकार्ट, स्पिनोजा एंड लाइबनिज। okay, and those who have supported, who have accepted experience as the source of valid knowledge, they are known as empiricists। they are known as empiricists and they are Locke, Berkeley and Hume। so you can check your syllabus. In your syllabus first topic was Plato and Aristotle, and second topic was this rationalism, and in rationalism we have to study Descartes, Spinoza and Leibniz, and third topic is empiricism। okay, got it? It means when we will discuss Descartes, Spinoza and Leibniz, it means they are inspired by mathematics. So which type of knowledge they have supported? Necessary and universal knowledge. And your this Locke, Berkeley and Hume, they are inspired by experience. So which type of knowledge they have supported? Scientific knowledge which has newness। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे नेसेसिटी है, नेसेसरी नॉलेज है, यूनिवर्सल है, प्लस सर्टेनिटी भी है। सर्टेनिटी मतलब जो हम बोल रहे हैं एकदम गारंटी से बोल रहे हैं। यहाँ पे न्यूनेस है, नई नॉलेज मिलती है आपको, डेली आप एक्सपीरियंस करते हो, बाहर जाते हो आप, ठीक है, आपको नई नई नॉलेज मिलती है। अब क्या है, नेसेसरी, यूनिवर्सल और सर्टेन नॉलेज। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे न्यूनेस की प्रॉब्लम है भाई। अब यहाँ पे न्यूनेस तो है, लेकिन प्रॉब्लम किसकी है, नेसेसिटी, यूनिवर्सल और सर्टेन नॉलेज नहीं है। यानी यहाँ पे कुछ कमी है, यहाँ पे कुछ कमी है। तो एक आपके फिलोसफर आए कांट, कांट ने बोला तुम दोनों ही गलत हो, तुम दोनों ही गलत हो। गलत क्यों हो, क्योंकि ये तुम्हारी नॉलेज भी कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसमें न्यूनेस नहीं है, और ये तुम्हारी नॉलेज भी कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसमें नेसेसिटी, यूनिवर्सलिटी और सर्टेनिटी नहीं है। तो कांट ने फिर इन दोनों को क्या कर दिया, दोनों को कंबाइंड कर दिया, सिंथेसाइज कर दिया। और कांट ने दोनों को सिंथेसाइज करके अपनी एक थ्योरी दिए जिसके हिसाब से नॉलेज इज दैट विच हैज नेसेसिटी, which has universality, which has certainty and which has newness also। समझ गए आप बात को, मतलब इन दोनों की प्रॉब्लम्स को दूर करके, दोनों को कंबाइन करके कांट ने अपनी थ्योरी दी है जिसे हम बोलते हैं साज। ये एक टॉपिक है जो आपके मेंस में पूछा जाता है, साज, सिंथेटिक एप्रियोरी जजमेंट। अब देखो कमाल की बात यह, फिलॉसफी इज ऑल अबाउट टेक्निकल वर्ड्स।
आपको सिंथेटिक का मतलब पता है, आपको एप्रियोरी का मतलब पता है और आपको जजमेंट का मतलब पता है, तो आप इसका आंसर लिख लोगे। इसलिए मैं आपका सारा भी जो 2-3 क्लास है, 4-5 क्लास है, वो सारा कंसेप्ट पे लगा रहा हूँ। उसके बाद तो बिल्कुल एकदम सिंपल है फिलॉसफी। सो होपफुली rationalism and your this empiricism is clear to all of you. Anyone having any doubt, you can ask. Okay, let us see the slides. Okay, what is there in the slides? The problem is that I cannot write all these examples in your slides. So basically you can take the screenshot or you can write. Okay, so basically this is your first but in your handwritten notes, the handwritten notes which I will provide you, all these things are written. I think all these examples are basically written there. So many examples are there. Whenever I take the class, I create new examples. Okay, there are no fixed examples. Every time I create new examples based on the situation. I create new examples every time. ओके मैं ना आपसे जब भी कुछ पढ़ाऊंगा स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको टाइम दे दूंगा, ठीक है? फिर आगे चलेंगे। ओके सो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ वैलिड नॉलेज। वी हैव सीन रीजन, experience. Those philosophers who accepted reason, they are rationalist, and those who have accepted experience are empiricist. One more thing. Basically, I suggest you to write all these things. Do not take a screenshot because when you take the screenshot, the biggest problem is procrastination. You keep on procrastinate the things. ठीक है? आप डिले करते रहते हो और जब आप फाइनली स्क्रीनशॉट देखोगे तो आप बोलोगे व्हाट इज दिस बुलशिट। यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। सो बेटर राइट इन योर ओन वर्ड्स। इसके दो फायदे होंगे। पहले तो आप अपने वर्ड्स में लिखोगे, यू विल बी एबल टू रिटेन इट, एंड सेकंड इज दैट योर स्पीड विल improve, writing speed will improve. Your basically these exams UPSC KS basically they are not about knowledge only, they are about efficiency also, how fast and accurately or neatly you can write. You have to write 4,000 words in 3 hours. That is basically Herculean task. Okay, so better you write all these things, make a notebook, write at the top of the page philosophy optional for mains. Okay, and then write all these things in your that notebook. Okay, that will be handy when you will revise it, okay, during your exam. Okay, so better है आप अपने से लिखिए. Okay, if you will take the screenshot, the biggest problem is basically you keep on procrastinate the things. आज नहीं कल देख लेंगे स्क्रीनशॉट, परसों देख लेंगे, और फिर स्क्रीनशॉट में इतने जमा हो जाते हैं, फिर फोन खराब हो गया, स्क्रीनशॉट चले गए। ओके, फिर वो सब चले गए चले गए चले गए, हिमेश रेशमा बोलते हैं ना, जैसे सब चले गए चले गए चले गए, वो हो जाता है। ओके, तो बेटर है मैं आपको एकदम अपने एक्सपीरियंस से आपको चीज बता, इफ यू विल राइट इन योर ओन वर्ड्स, फर्स्ट थिंग यू विल रिटेन इट, सेकंड थिंग योर स्पीड विल improve. ओके, ये हैबिट बना लो। ओके, अब वहां क्लास में तो हम डिक्टेट करते थे, लेकिन यहाँ पे भी आपको जो मैं बोलूं वो लिखो। बहुत बच्चे जो लिखते रहते, यू विल गेट ऑल दीज स्लाइड्स, बट जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यू कैन राइट ऑल दोस पॉइंट्स। इवन what I am saying right now, you can write that also, whether it is relevant or not, but it will improve your speed. ओके, स्क्रीनशॉट में आपने भी देखा होगा, स्क्रीनशॉट में प्रॉब्लम यही होती है हमारे साथ, हम एकदम बिल्कुल उसका we take so many screenshot and after that we even don't know that what is their order, and sometimes our phone get corrupt or our laptop get corrupt and everything basically blown up. Okay, so write in your own words. ठीक है, बाकी तो आपकी मर्जी है, आप खुद समझदार हो, मैं कोई ज्यादा ज्ञान दूंगा नहीं, आप अपनी मर्जी के खुद मालिक हो, आप स्क्रीनशॉट लो, आप स्लाइड से पढ़ो, whatever it may be, but basically your paper is pen paper. Okay, paper pen exam is there, so you have to write. Okay, it is not objective or it is not basically your computer based exam, you have to write. Okay, so let us cover all these slides. You have if you have any problem, you can ask me. Okay, you can put your questions in the basically group, or you can ask me
on my personal WhatsApp. Okay, but try to write. Okay, it will improve your handwriting as well as your speed. So these are two things. Okay, those who believed in reason, they are rationalist, and those who believe in experience, they are empiricist. Is it clear? So rationalist, we have to see DSL. ठीक है, कैसे प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन आते थे, अब तो मेंस में तो आपको पता ही है, DSL आर ऐसे याद रख सकते हो, DSL डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, आर। DSLR का कैमरा आता है ना एक, ऐसे याद रख सकते हो। एम्पिरिसिज्म में आपका लॉक, बर्कले, ह्यूम, ये तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, LBH। ओके, so okay, now this is basically comparison in tabular form. Okay, basically all the points are written here which we have covered. So just read this slide. I am giving you basically 2 minutes. Okay, read this slide. Okay, so hopefully अब देखो इसमें आपको क्या क्लियर नहीं हुआ वो मुझे पता है। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, पहले मैं समझा देता हूँ फिर देखता हूँ अपने चैट में क्या लिखा है। सेकंड पॉइंट इज क्लियर, थर्ड पॉइंट इज क्लियर, फोर्थ पॉइंट इसमें आपको प्रॉब्लम आई होगी कि सर ने स्पाइडर और ये एंट कहां से लिखती है। ओके, तो देख लेते हैं। बेसिकली स्पाइडर की क्या खास बात होती है, स्पाइडर अंदर ही अंदर अपना जाला बनाती है। आपने देखा होगा स्पाइडर को अंदर ही अंदर अपना जाला बनाती रहती है। तो वो क्या दिखाता है आपको, माइंड, कि सब कुछ माइंड के अंदर से आ रहा है। लेकिन जो एंट होती है वो हर चीज बाहर से लाती है, खुद से कुछ प्रोड्यूस नहीं करती, हर चीज बाहर से लेके आती है। ठीक है, तो इसलिए जो आपका एक्सपीरियंस है वो सब बाहर से आ रहा है, तो उसको एक एंट के साथ कंपेयर किया गया है। और जो आपका स्पाइडर है वो अपना जाला जो अंदर ही अंदर ऐसे बनाती है पूरा का, तो खुद ही के से तो उससे बनाती है, खुद ही छोड़ती है ना सारे रेशे जो होते हैं उसके, तो उससे खुद बनाती है, तो इसलिए उसको किससे कंपेयर किया गया, स्पाइडर से। ओके, अब क्या होगा, अब आएंगे कांट। तो बेसिकली आपका जो रैशनलिज्म है उसको किससे कंपेयर किया गया, जस्ट लाइक स्पाइडर। स्पाइडर की यही खास बात है, अंदर ही अंदर अपना जाला बुनती है पूरा। तो कभी देखना जाके जो खंडर नहीं होते पुरानी हवेलियां, बेसिकली होता क्या था, जब हम छोटे थे, ठीक है, सम चाइल्डहुड मेमोरीज आर देयर, बताता हूँ आपको, इंटरेस्टिंग। बेसिकली मैं करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक। बेसिकली वी हैव ए हवेली, ठीक है, वो आपने डायलॉग सुना है ना, आओ कभी हवेली, वैसी हवेली है पुरानी, ठीक है, बहुत बड़ी हवेली है हमारे गांव में, ठीक है, इन माय नेटिव विलेज। तो जब हम छोटे थे ना, तो बेसिकली क्या होता था, छोटे होते तो डर तो लगता है। अब क्या है, वो हवेली इतनी बड़ी है कि उसकी पूरी आप सफाई नहीं कर सकते, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके क्या है, कुछ ऐसे रूम्स हैं जो बिल्कुल एकदम खंडर टाइप हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। वहां पे आप जाओगे तो वहां पे इतनी सारी स्पाइडर्स है, उन्होंने जाले बनाए हुए हैं। होता क्या है, अब उनके, आपको पता है जो जाले बनाती है वो बड़े मजबूत होते हैं, ठीक है, आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी है ना, ये जो बनाती हैं जाले वो बड़े मजबूत होते हैं। तो बेसिकली कई बार हम रात को जाते थे तो लाइट चली जाती, अब हमें डर लगता था, हम वहां से भागते। अब भागते थे तो कई बार ये स्पाइडर्स के जाले ना, इनमें आप फंस जाते थे।
अब बचपन में इतना तो पता नहीं था, अब हम चिल्लाते थे कि भूत ने पकड़ लिया, ठीक है। तो बेसिकली उस समय, अब तो आदमी क्या है, हर जगह पहुंच गया है, इतना ज्यादा अर्बनाइजेशन हो गया है कि बेचारी मकड़ियां रही नहीं, मकड़ियां, बीज, ठीक है, ठीक है, ये सब खत्म हो गई। और इसके खत्म होने के पीछे एक तो अर्बनाइजेशन है और दूसरा क्या है, आपके मोबाइल टावर्स। खैर मैं अभी इसमें नहीं जाऊंगा, एग्रीकल्चर और ये आपका ये साइंस एंड टेक वगैरह में। तो बेसिकली आपने देखे होंगे या नहीं देखे होंगे स्पाइडर वगैरह के जो कॉबवेब्स होते हैं, ठीक है, स्पाइडर के जाले जो होते हैं कॉबवेब्स, वो आपने देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, हमने देखे हैं। तो आपको अगर ऐसा पता नहीं हो तो वो अंदर ही अंदर अपना जाला बुनती है पूरा, ठीक है, बिल्कुल। तो इसलिए इसको उससे कंपेयर किया गया है। जबकि जो आपकी चींटी होती है वो सारा सब कुछ बाहर से लेके आती है, ठीक है, वो खुद से कुछ नहीं बनाती, सब बाहर से लेके आती है, इसलिए 24 घंटे वो जगती रहती है, क्योंकि वो सो ही नहीं सकती, उसके बाद खुद का कुछ नहीं है, सब बाहर से लाना है। लेकिन कांट ने क्या किया, कांट ने बोला ना तो तुम्हारा स्पाइडर सही है और ना तुम्हारी एंट सही है, ठीक है। तो उसने क्या किया, स्पाइडर को, इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है, इसमें भाई स्पाइडर में आपके में क्या है, नेसेसिटी है, सर्टेनिटी है, यूनिवर्सलिटी है, लेकिन न्यूनेस नहीं, इसमें न्यूनेस है। तो कांट ने बोला कि तुम दोनों की नॉलेज गड़बड़ है, मैं क्या करता हूं, मैं बी बना देता हूँ उसकी जगह। तो कांट की जो नॉलेज है, जो साज है, वो बी है। अब मधुमक्खी आपकी क्या करती है, बाहर से लाती है नेक्टर, नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, और उससे क्या बनाती है, हनी। यानी ये नेक्टर किससे ला रही हो, बाहर से, एक्सपीरियंस से। और हनी को खुद बना रही है अपनी स्किल्स यूज करके, दैट इज रीजन। So basically Kant's knowledge is a combination of region and experience। देखो पेपर में कोई नहीं पूछेगा कि भाई क्यों बोला, एंड क्यों बोला, स्पाइडर क्यों बोला। ये तो अब मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं फिर बहुत ज्यादा डिटेल में चला जाता हूँ। अगर ये नहीं भी पढ़ाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको फिलोसफी 15 दिन में पढ़ा के भी 300 नंबर दिला सकता हूँ, नॉट ए बिग डील। फिर आपको बस वहां पे यही है, मैं बोलूंगा कि इसको रट्टा लगाओ तो रट्टा लगाओ, वो दिक्कत है बस। फिर रट्टा आपको जो बोलूंगा वो लगाना है, समझ आए ना है आपको रट्टा लगा। लेकिन अब मैं आपको समझा रहा हूँ तो फिर इस तरह से समझा रहा हूँ कि आप किसी और को भी पढ़ा लो। ओके, तो बेसिकली ये आपका कंसेप्ट है, ठीक है। अब देख लेते हैं आप लोगों ने चैट में क्या लिखा है, ये लिखा होगा, मैंने कहा ना यही आपने पूछा होगा, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर, ओके, क्लियर है आप सबको, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। सो बेसिकली आप, हमने देख लिया बेसिकली क्या है, होता है ना आपके पॉलिटिक्स में भी एक लेफ्टिस्ट व्यू, एक राइटिस्ट व्यू, ओके। एक लेफ्टिस्ट व्यू होता है, एक राइटिस्ट व्यू होता है। तो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के बीच में, जैसे आपका लेफ्ट ले लो तो आपका ममता बनर्जी हो गई लेफ्टिस्ट, अगर आप देखो तो, ठीक है। राइटिस्ट में आप देख लो आरएसएस, ठीक है, अगर आप देखो। और सेंट्रिस्ट, एक सेंट्रिस्ट व्यू होता है, ठीक है। सेंट्रिस्ट व्यू में आप ले सकते हो अरविंद केजरीवाल को ले सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सेंट्रिस्ट व्यू। ऐसे ही आपका लेफ्टिस्ट आप मान लो रैशनलिस्ट, राइटिस्ट आप मान लो एम्पिरिसिस्ट, और सेंट्रिस्ट आपका किसका है, कांट। ऐसे बुद्धिज्म में हम देखेंगे दो एक्सट्रीम व्यूज को उसने कंबाइन कर दिया। तो आप ये भी ध्यान रखना, जब आप आईएएस बनो नहीं बनो, आप केएस बनो नहीं बनो, बन जाओ बहुत अच्छी बात है, बनोगे तो आपको मिडिल पाथ ही लेना है, आप एक्सट्रीम व्यू नहीं ले सकते वहां पे, ठीक है। मिडिल पाथ से आपका काम चलेगा, और लाइफ में भी मिडिल पाथ पे चलोगे तो फायदा रहेगा, ठीक है। ओके, सो ये देखो आपका, ठीक है, ये आपका मैंने क्लियर कर दिया आपको। यहाँ कांट मैंने नहीं लिखा है, लेकिन मैंने आपको कांट भी समझा दिया। अब हम इंडियन फिलॉसफी का क्लासिफिकेशन देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फिलोसफी, ये आपकी बेसिक टर्म्स थी। हमने अभी तक देखो, आपको, आप कोई भी चीज है ना, सारी चीज ऑर्डर में चल रही है, ठीक है। प्लीज कीप इट इन माइंड, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। हमने सबसे पहले आपका फिलोसफी का सिलेबस देखा, उसके बाद हमने फिलोसफी में आपके सबसे पहले मेटाफिजिक्स को समझा है, मेटाफिजिक्स को समझा हमने। मेटाफिजिक्स में हमने पूरा डिटेल में समझा, उसके बाद हमने एपिस्टेमोलॉजी को समझा है, ओके। मेटाफिजिक्स के बाद हमने एपिस्टेमोलॉजी को समझा है, और ये रीजन, एक्सपीरियंस, ये सब एपिस्टेमोलॉजी का पार्ट। तो मेटाफिजिक्स में हमने सबसे पहले इंडियन और वेस्टर्न को देखा,
ऐसे इपिस्टेमोलॉजी में हमने इंडियन और वेस्टर्न को देखा। ओके, अब हम इंडियन फिलोसफी के क्लासिफिकेशन पे आते हैं। दिस इज न्यू टॉपिक। ओके, इपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स इज क्लियर। तो हम क्या क्या टर्म्स देख चुके हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए? मेटाफिजिक्स, इपिस्टेमोलॉजी, रियलिज्म, आइडियलिज्म, नोवर, नोएबल, प्रमा, प्रमाना। ओके, then we have seen rationalism, then we have seen empiricism. Okay, all these terms we have seen. ठीक है, ये सारी टर्म्स बार बार रिपीट होगी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, रियलिज्म, आइडियलिज्म। ओके, all these terms will be repeated again and again. Knower, knowable, okay, prama, pramana, rationalism, empiricism. Is it clear? सबसे पहले हमने टर्म्स को देखा है। अब ये टर्म्स खत्म हो गई, अब हमारी नई टॉपिक शुरू हो रहा है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फिलोसफी। पहला हमारी चीज क्या थी? एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स, वो हमने पढ़ ली, उसमें हमने जो टर्म्स देखनी थी देख ली। अब हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, क्लासिफिकेशन और इंडियन फिलोसफी, और उसके बाद चरवाक शुरू हो जाएगा। मतलब वी आर एंटरिंग इनटू इंडियन फिलोसफी। पहले हम सिर्फ बेसिक्स देख रहे थे जिसमें दोनों के कंबाइंड करके देखें, क्योंकि दोनों में आपको मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी पढ़नी। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द रियल्म ऑफ इंडियन फिलोसफी। ओके, तो अब इंडियन फिलोसफी का आगाज करते हैं, और आगाज किससे करेंगे हम? क्लासिफिकेशन। ओके, जो कल नेहा पूछ रही थी क्लासिफिकेशन की, सर आस्तिक क्या होता है, नास्तिक क्या होता है, यहाँ पे आपको वो सब क्लियर हो जाएगा। ओके, so classification, basically the classification is based on, basically it is two-way classification. First classification is based on Vedas. अब वेदास में ऐसा नहीं है कि आप वेदास पढ़ने बैठ जाओ, नहीं, वेदास आपको नहीं पढ़ने। वेदास का आप ऐसे समझ सकते हो कि ये स्पिरिचुअल बुक्स हैं, जो जनरली क्या बिलीव किया जाता है, दे आर रिटन बाय गॉड। ये जो भगवान ने लिखे हैं वेदास, ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है, वेदास आर नॉट इन अवर सिलेबस। लेकिन वेदास में क्या लिखा है वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद आप वेदास भी पढ़ सकते हो। ओके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ओके, सो सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ गॉड। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इंडियन फिलोसफी का हम दो तरीके से कर सकते हैं। इंडियन फिलोसफी में कौन कौन आता है आपका? चारवाक, जैनिज्म, बुद्धिज्म, अब नाम तो याद कर लेना कम से कम, अब तो सांख्या, योगा, न्याया, वैशेषिका, मीमांसा और वेदांता। वेदांता में कौन कौन? शंकर, रामानुज और मध्वाचार्य, और लास्ट इज श्री अरविंदो। अब देखो वो यहाँ क्लियर हो जाएंगे सारे। वेदास के बेसिस पे दो तरह के स्कूल होते हैं। आस्तिक, जिसे हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स, और नास्तिक, जिसे कहते हैं हेटेरोडॉक्स। अभी तक आप लोगों को लगता होगा कि आस्तिक वो होता है जो भगवान को मानता है, नास्तिक वो होता है जो भगवान को नहीं मानता। नहीं, वो गलत वर्ड यूज आप करते थे। आस्तिक मीन्स वन हु बिलीव्स इन द वैलिडिटी ऑफ वेदास। तो पहली चीज जो है, जो किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी ऑफ वेदास। सो आस्तिक मीन्स ये बोलते हैं वेदास आर वैलिड इन नेचर। ये बोलते हैं वेदास आर वैलिड इन नेचर। जो इसका मतलब क्या है? वेदास में जो लिखा है दैट इज ट्रू। लेकिन जो आपके हेटेरोडॉक्स वाले हैं वो क्या बोलते हैं? बेसिकली दे रिफ्यूज द वैलिडिटी ऑफ वेदास। दे रिफ्यूज द वैलिडिटी ऑफ वेदास।
ये सब आपकी स्क्रीनशॉट उसमें स्लाइड्स में लिखा हुआ है, इसको नोट नहीं भी करोगे तो चलेगा, मर्जी आप। इसमें कोई मैं अलग से एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक पॉइंट आपको जो ध्यान देना है वो किस पे देना है, वैलिडिटी और इनवैलिडिटी पे। देखो, नास्तिक का मतलब ये नहीं है कि भाई वो ये बोलते कि वेदास एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो ये बोलते वेदास तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, वेदास आर देयर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं लक्ष्मीकांत है, मैं लक्ष्मीकांत को वैलिड मानूं और आप लक्ष्मीकांत को इनवैलिड मानो, इसका मतलब ये लक्ष्मीकांत तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन मेरे हिसाब से उसमें सब सही लिखा है, आपके हिसाब से उसमें सब गलत लिखा है। मतलब हम इसकी एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी। इसका मतलब जैसे मान लो मैं हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं, आप में से कुछ बोले सर वैलिड बोल रहे हैं, कुछ बोले इनवैलिड बोल रहे हैं, मैं तो एग्जिस्ट कर ही रहा हूं, लेकिन आपके कुछ के हिसाब से मैं वैलिड हूं, सही बोल रहा हूं, कुछ के हिसाब से इनवैलिड बोल रहा हूं। यहाँ पे भी जो आस्तिक है उनके हिसाब से वेदास आर वैलिड, इसका मतलब वेदास में जो लिखा है दैट इज ट्रू। ओके, दैट इज ट्रू। जैसे आप अगर आपने पढ़ा होगा तो दयानंद सरस्वती के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपने विवेकानंद के बारे में पढ़ा होगा, और आपने राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें आपने ब्रह्म समाज, आर्य समाज वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। इनके हिसाब से वेदास आर इनफेलिबल इन नेचर, मतलब वेदास में जो लिखा है वो एकदम सही है, लेकिन इनके हिसाब से वेदास में जो लिखा है उसको आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें नहीं जाते हम सोशल रिफॉर्मर्स में। अभी आप सिर्फ ये समझो कि आस्तिक का मतलब है कि वेदास आर वैलिड, उसमें जो लिखा है सब सही है, लेकिन नास्तिक के हिसाब से वेदास आर इनवैलिड, मतलब इनके हिसाब से वेदास में जो लिखा है वो गलत है। आगे बात समझ में, आस्तिक और नास्तिक ऑन द बेसिस ऑफ द वैलिडिटी ऑफ वेदास। अब गॉड के हिसाब से क्या है, जिन्होंने गॉड के एग्जिस्टेंस को माना है वो कहलाते थीस्ट, और जिन्होंने गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई कर दिया है, देखो वो गॉड को डिनाई नहीं कर रहे, वो कह रहे गॉड होता होगा लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता भाई। एग्जिस्ट कैसे करता है, हमने स्पेस एंड टाइम वाला कंसेप्ट देखा था, वो बोले गॉड को हम देख नहीं सकते, गॉड कभी खुद को आपके सामने प्रकट नहीं करता है, रिवील नहीं करता है, तो हाउ कैन वी बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट। चलो खैर उसमें नहीं जाते हैं, आप इतना समझो देयर आर टू स्कूल्स, one who believe in the existence of God and one who denies the existence of God, they are known as atheist. So basically when we talk about God, then we talk about theist and atheist, and when we talk about Vedas, then we talk about Astic and Nastic, orthodox and heterodox. Is it clear? So we can classify Indian philosophy on the basis of Vedas and on the basis of God. थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा आगे चलते हैं तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि आपके वेदास के बेसिस पे हमने पहला किसको माना था, एक आस्तिक जिसे हम ऑर्थोडॉक्स लिखते हैं, ठीक है। दूसरा है नास्तिक जिसे हम हेट्रोडॉक्स लिखते हैं। ये किसके बेसिस पे, वेदास के बेसिस पे। अब आपके कौन कौन से लोग आस्तिक हैं जिन्होंने वेदास को माना है, तो जिन लोगों ने वेदास को माना है उस वेदास को मानने वाले आपके कौन कौन आ गए, आपके न्याय वैशेषिक आ गए, सांख्या योगा आ गए, मीमांसा और वेदांत आ गए। समझे, मतलब न्याय और वैशेषिका, फुल में लिख देता हूं आपको नाम भी याद रहेंगे। ये दोनों स्कूल एक साथ हैं इसलिए दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे, सांख्य और योगा और मीमांसा और वेदांत। मैंने आपको पहले भी समझाया था, हाइफन से हम कनेक्ट करते हैं, इसका मतलब दोनों की फिलॉसफी सेम सेम है, जैसे जय वीरू, ठीक है, राम श्याम, ठीक है, इस तरह से। और एक आपके इन 6 के अलावा किसने माना है, श्री अरविंदो ने। ये लेकिन कंटेम्पररी है तो इनको हम अलग से पढ़ते हैं। तो आपके 6 फिलोसफर्स ऐसे हैं जिनके हिसाब से वेदास आर वैलिड, न्याय वैशेषिका सांख्या योगा मीमांसा वेदांत। अब तो फिर कौन कौन से हेट्रोडॉक्स हो गए इनके अलावा जो बाकी बच गए, चारवाक, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ओके, so basically
आपके 3 ये 7 फिलोसफर्स आपके आस्तिक है, 3 आर नास्तिक। नाउ नेक्स्ट थिंग इज थीस्ट एंड एथीस्ट। तो अगली बार क्या है, गॉड के बेसिस पे। तो गॉड के बेसिस पे हमने क्या बोला, थीस्ट और एथीस्ट। अब ये देखो, थीस्ट में आपके कौन कौन है? अरे यार रोहित, कैसे सवाल पूछते हो? रोहित पूछ रहा है, ठीक है, वैसे तो मैं किसी का नाम लेता नहीं हूँ कोई पर्सनल, लेकिन कभी कभी पूछ बोल देना चाहिए। वेदांता में तीनों आ गए ना दोस्त। वेदांता मीन्स शंकर, रामानुज एंड मध्वा, तीनों वेदांता में आते हैं। ओके, शंकर को अलग से नहीं पढ़ते हम, वेदांता स्कूल पढ़ते हैं, उसी में उसको पढ़ते हैं। ओके, सो गॉड में आपके फिर थीस्ट और एथिस्ट। किसी और को भी तो डाउट नहीं था कि शंकर कहाँ गया। शंकर इज बेसिकली वेदांता फिलोसफी, शंकर अलग से नहीं है, वेदांता में तीनों पढ़ेंगे। वेदांता एक आपका स्कूल है, उसमें तीनों आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज योर एथिस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि आप थीस्ट में जाओगे तो थीस्ट में न्याय आपका ये दोनों थीस्ट है, इन दोनों ने गॉड को माना है, मतलब वेदास को भी माना है, गॉड को भी माना है। तो न्याय वैशेषिका यहाँ पे लिख दो। ये जो सांख्या और योगा है, इसमें से इसने गॉड को नहीं माना है। वेदास को तो माना है लेकिन गॉड को नहीं माना। तो दूसरा आपका कौन आ गया, योगा। योगा ने गॉड को भी माना है, वेदास को माना है। फिर आप आओ तो मीमांसा ने भी गॉड को नहीं माना है। तो अगला जो माना है वो किसने माना है, वेदांता ने, और बाद में श्री अरविंदो। तो अब आप यहां देखो तो 1 2 3 4 5, सांख्या और मीमांसा ने वेदास को माना है, बट दे हैव नॉट एक्सेप्टेड गॉड। ठीक है, अब आप सोचो इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर वेदास को मान रहे हो, गॉड को नहीं मान रहे, तो फिर वेदास लिखे किसने? वही प्रॉब्लम है ना, इसलिए यहां से क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन इज देयर ना। तो ये जब थीस्ट है आपके, तो एथिस्ट कौन कौन हो गए? एथिस्ट में चरवाका, जैनिज्म, बुद्धिज्म तो है ही पहले ही, ठीक है, चरवाका है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, ये तीनों तो है ही, ये तीनों है ना। लेकिन 2 नए कौन ऐड हो गए जिन्होंने गॉड को नहीं माना है, सांख्या एंड मीमांसा। इज इट क्लियर? Although Sankhya and Mimamsa have accepted validity of Vedas, but they have not accepted God. Okay, is it clear? और इसी वजह से यहां से क्वेश्चन आता है। ओके, तो इसलिए हम मीमांसा में इसको पढ़ेंगे। सांख्या में देखो, सांख्या ने प्रकृति और पुरुष माना है। जब हमने देखा था, मैंने आपको बताया भी था, सांख्या ने किसको माना है? प्रकृति और पुरुष को। इन्हीं से सब कुछ बना है, उसने गॉड की कभी बात नहीं किया सांख्या ने। लेकिन उसने अपने जो सारे कंसेप्ट उठाए वो कहां से उठाए? वेदास से। तो अब अगर वेदास को गॉड ने नहीं लिखा तो फिर किसने लिखा है? तो इसके कहने का मतलब ये, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं है, लॉ ऑफ ग्रेविटी किसी ने नहीं बनाया, लॉ ऑफ ग्रेविटी पहले से ही था, सिर्फ खोजा गया। ठीक है, न्यूटन ने सिर्फ इसको खोजा। क्या लॉ ऑफ ग्रेविटी न्यूटन ने बनाया? नहीं, उसने सिर्फ इसको खोजा, इन्वेंट नहीं किया, सिर्फ डिस्कवर किया, इसको खोजा। ऐसे वेदास शुरू से ही है, इटर्नल है, दे आर इटर्नल। ये दुनिया जहां जब से बना है तब से वेदास हैं इस दुनिया में, उनको किसी ने नहीं बनाया। वेदास आर इटर्नल। व्हाई दे आर इटर्नल? बिकॉज दे हैव नॉट एक्सेप्टेड गॉड। अगर गॉड को नहीं एक्सेप्ट किया तो फिर वेदास को किस बेसिस पे एक्सप्लेन करोगे? इटर्नल बेसिस पे। ओके, वी विल सी दिस इन डिटेल। ओके, तो अभी आप देख लो, यहाँ पे आपके लिए मैंने बनाया हुआ है, ये स्लाइड पढ़ लेते थोड़ा। ऑन द बेसिस ऑफ वेदास, पुरानी स्लाइड भी है क्या? नहीं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेदास क्या है? आस्तिक एंड नास्तिक। तो आस्तिक मींस बिलीफ इन द अथॉरिटी और वैलिडिटी ऑफ वेदास। इसमें कौन कौन से आगे? न्याय वैशेषिका, सांख्य योगा, मीमांसा, वेदांता। ये जो 6 स्कूल है ना, इनको हम बोलते हैं सद दर्शन, 6 फिलोसफी। कौन कौन से को? जिन्होंने वेदास को माना है। तो इनको न्याय वैशेषिका, सांख्य, योगा, मीमांसा और वेदांत, इनको बोलते हैं सद दर्शन, 6 फिलोसफी। ओके, सद मींस 6 फिलोसफी। और श्री अरविंदो तो आपका न्यू वेदांतिक है, ठीक है, मतलब आपका कंटेम्प्रेरी। फिर अगला देखो, मीमांसा और वेदांत जो फिलोसफी है ना, ये डायरेक्टली वेदास पे बेस्ड है, ठीक है, टोटली वेदास पे बेस्ड है।
इसलिए हम इसको बोलते हैं मतलब ये वेदांता के अर्ली पार्ट पे बेस्ड है, वेदास के पे, और ये लेटर पार्ट पे। देखो ऐसे है, जो मीमांसा है, आगे तो ये सब डिटेल में आएगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा आप समझो। जो मीमांसा है और आपकी जो ये शंकर, रामानुज और मध्वा, ये जो मीमांसा है ना, ये वेदास के जो अर्ली पार्ट है, मतलब वेदास का जब शुरू में डेवलपमेंट हुआ तो उस पे बेस्ड है। तो वेदा, जैसे आपने पढ़ा होगा ना वैदिक एज, वैदिक एज में भी आपने दो पढ़ा होगा, प्री वैदिक एज और पोस्ट वैदिक एज। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे अर्ली पार्ट जो है वेदास का, उस पे बेस्ड है मीमांसा, तो इसको बोलते हैं पूर्व मीमांसा। पूर्व मीन्स प्रायर। और ये जो आपकी शंकर, रामानुज, मध्वा, ये वेदास के एंड पार्ट पे बेस्ड है, लास्ट के पार्ट पे, इसलिए इनको बोलते हैं वेद आंता, वेदों का अंत। यानी ये वेदास के लास्ट पार्ट पे बेस्ड है और ये अर्ली पार्ट पे बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत में पढ़ता हूँ, और लक्ष्मीकांत के मैंने शुरू के 5 चैप्टर्स ही पढ़े, तो उस बेसिस पे मैं जो भी लिखूंगा, मेरी उस 5 चैप्टर्स पे मेरी जो भी थियरी होगी वो बेस्ड होगी। तो इसको मैं कहूंगा पूर्व, अर्ली पार्ट पे बेस्ड थी। और मान लो किसी ने फाइनल लास्ट लास्ट के 2 चैप्टर नहीं, किसी ने शुरू के पढ़े, ठीक है, स्टार्टिंग के, और किसी ने लास्ट के पढ़े, तो लास्ट वाले को क्या बोलेंगे? अंत, यानी लास्ट वाले पार्ट पे जिसकी फिलोसफी बेस्ड होगी। ओके, इसलिए इन दोनों की फिलोसफी में थोड़ा डिफरेंस है। मीमांसा अर्ली पार्ट पे बेस्ड है, और जो आपका शंकर, रामानुज और मध्वा, ये आपके लेटर पार्ट पार्ट पे बेस्ड है, वेदांत। तो ये ज्यादा अच्छे से इंटरप्रेट कर पाए चीजों को। और इनमें जो सबसे अच्छी फिलोसफी है वो शंकर की, क्योंकि शंकर एक ऐसा फिलोसफर है जिसने वेदास को अच्छे से समझा, और वेदास को अच्छे से समझ के उसने अपनी फिलोसफी दी। अब प्रॉब्लम क्या हुई, उसने अपनी फिलोसफी दी, रामानुज को तो समझ ही नहीं आया, तो रामानुज ने अपनी मर्जी से उसको क्रिटिसाइज किया है। मतलब शंकर अगर बोल रहा है कि ब्रह्म और गॉड दो चीजों की बात कर रहा है, अब रामानुज को ये समझ ही नहीं आ रहा कि जो ब्रह्म की बात कर रहा है ये क्या चीज है, तो रामानुज बोलेगा ब्रह्म जैसी कोई चीज होती नहीं। समझ रहे हो आप बात को? अगर आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ, शंकर की फिलॉसफी सबसे ज्यादा क्या है, आपकी साउंड है, क्योंकि शंकर ने एकदम लॉजिकल बात की है। लेकिन जब रामानुज के कुछ पल्ले पड़ा नहीं, तो रामानुज ने जबरदस्ती उसको क्रिटिसाइज किया है। और ऐसे ही जैसे अभी फार्म बिल्स है आपके, अब फार्म बिल्स का अच्छा या बुरा आप तभी कर सकते हो जब आपको इसको क्रिटिसाइज या इसके फेवर में तभी बोल सकते हो जब आपको फार्म बिल्स का पता हो। अगर आप ऐसे ही जाके झंडा लेके खड़े हो जाओ कि ये फार्मर्स के साथ गलत हो रहा है, या आप लेके खड़ा हो जाओ अच्छा हो रहा है झंडा लेके कि हाँ अच्छा है, आप बोलो खराब है, आपको पता कुछ है नहीं। सिमिलर केस विद रामानुज। शंकर ने तो बहुत समझ के अपनी फिलोसफी लिखी, लेकिन रामानुज को समझ नहीं आया तो रामानुज ने उसको क्रिटिसाइज किया। और फिर मध्वा को रामानुज का क्रिटिसिज्म पसंद नहीं आया तो मध्वा ने फिर रामानुज को क्रिटिसाइज किया। इन दिस वे डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफी टुक प्लेस इन Indian scenario. Okay, so on the basis of Vedas, we can classify Indian philosophy into Astik and Nastik. Okay, so Astik, we have 6 schools. Okay, that is Saddarshan and Shri Aurobindo also. And in Nastik, we have basically these 3 schools. नास्तिक में कौन कौन से? चारवाक, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक है, ये मैंने अभी आपको समझा ही दिया। आगे देखते हैं। अब इसको ही थोड़ा सा, और ये गॉड के बेसिस पे थीस्ट, थीस्ट में न्याय वैशेषिका, योगा, वेदांता एंड श्री अरविंदो, और एथिस्ट में चारवाक, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मीमांसा एंड सांख्य। ठीक है, मीमांसा और सांख्य आपके ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन एथिस्ट है। ठीक है, ये हमने देख लिया। ये आपका पूरा टेबल बना हुआ है, इसको देखिए एक बार टेबल को। ठीक है, सब चीज यहाँ पे समराइज की गई। देखिए, इसको मैं चाय पी लेता हूँ, नहीं ठंडी हो जाएगी। देखिए,
हाँ जी, क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फिलोसफी। आस्तिक नास्तिक सब क्लियर है ना? तीन लोगों का यस आ गया, बाकी लोग कहाँ गए? चार। बाकी कहाँ है भाई? रजत, इंद्राक्षी, शुभम। ओके। दीपिका, इंद्राक्षी, ठीक है। नेहा, ठीक। ओके, क्रिस्टल क्लियर है सबको, ठीक है। ओके, सो अगर अब आपको ये सब क्लियर है तो अब आप समझ लो कि आपने अपना पूरा होमवर्क कर लिया है। अब आपको आगे टेंशन नहीं होने वाला, ठीक है? तो बेसिकली, हाँ, अभी कॉज इफेक्ट थ्योरी देखेंगे। एक बेसिकली एक बड़ी अच्छी वो थी, एक फॉरवर्ड मैसेज था, वो इसी से रिलेटेड था। वो फॉरवर्ड मैसेज क्या था बेसिकली आपका? वो ऐसे था, एक है ना आपका, कोई फार्मर था, ठीक है? तो वो कहाँ रहता था बेसिकली? वो रहता था आपके जैसे ये कोई ऐसा एरिया, मान लो जैसे कोस्टल एरिया वगैरह में रहता था, जहाँ पे काफी विंड्स चलती है। जैसे आप पोरबंदर टाइप ले लो या फॉरेन में ले लो, ठीक है, जिन एरियाज में आपके ज्यादा विंड्स चलती है। तो इसका बेसिकली जो टाइटल था वो था व्हेन द विंड ब्लोज। ठीक है, मैंने ग्रुप में भी डाला था ये। ओके, ओके। सो ग्रुप में भी मैंने अपने जो बच्चे हैं उनके लिए मैसेज डाला था। अच्छा था। हुआ क्या, ये फार्मर के यहाँ पे ना इतना काम था और हमेशा हवा चलती रहती थी। इसका बड़ा फार्म हाउस था, रियल स्टोरी, बड़ा फार्म हाउस था इसका बहुत। तो यहाँ पे ये ना कोई भी वर्कर लेके आता था, सर्वेंट वगैरह लेके आता था, वो टिकता ही नहीं था। क्यों नहीं टिकता था? क्योंकि काम बड़ा था, ठीक है, क्योंकि हमेशा हवा चलती रहती थी। आपके जितने भी हैं आपके कैटल वगैरह, ठीक है, जो भी एनिमल्स वगैरह जितने भी थे उन सबको संभालना, हवा चलती थी तो सारा शेड वगैरह सब उड़ जाता था। ठीक है, अब क्या हुआ, ये ढूंढ रहा था कि कोई बंदा मिले, तो इसके एक बंदा कोई आया, वन पर्सन केम टू हिम कि आई वांट दिस वर्क। तो ये इससे बोलता है कि तुम कर लोगे ये काम? तो इसने एक लाइन बोली कि आई कैन स्लीप, आई कैन स्लीप इवन व्हेन द विंड ब्लोज। मतलब कितनी तेज आंधी आई हो मैं सो सकता हूँ। अब इसको, फार्मर को कुछ समझ नहीं आया, जो मालिक था उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने उसको रख लिया, उसको जरूरत थी। अब क्या हुआ, एक दिन साइक्लोन आया जबरदस्त, रात के टाइम। ये फार्मर जगा और सबसे पहले जगते ही ये जहां सो रहा था ये इसका वर्कर, उसके पास गया और उसको जगाने लगा। ठीक है, अब वो जगे ही ना, तो फार्मर उसको ना, मतलब जगा रहा है, वो जग नहीं रहा। तो फार्मर को गुस्सा तो इतना आया, फिर वो थोड़ी देर में जगा। तो फार्मर ने बोला यार बाहर इतना तूफान आ रहा है, तुम आराम से सो रहे। इसने वापस से यही लाइन रिपीट की, आई कैन स्लीप इवन व्हेन द विंड ब्लोज। फार्मर को लगा ये पागल है, बोला पहले तो चलो अपना जाके देखता हूँ सब कुछ सही है क्या, फिर इसको निपटाऊं। फार्मर गया, उसने देखा सारे फार्म हाउस पे जितने भी आपके एनिमल्स थे, कैटल, वो अच्छे से अपनी जगह पे बंधे हुए थे। सारे शेड्स को इसने अच्छे से कवर कर दिया था, रोप वगैरह से बांध दिया था। मतलब एवरीथिंग वाज इन परफेक्ट प्लेस, सब कुछ अच्छी जगह पे अच्छे से बंधा हुआ था। तब फार्मर को जाके इसकी लाइन का मतलब समझ आया कि आई कैन स्लीप इवन व्हेन द विंड ब्लोज। क्योंकि मैंने जो होमवर्क करना था अपना, वो तो मैंने सारा कर लिया, अब मैं शांति से सो सकता हूँ। तो आपने भी जो अपना होमवर्क करना था, ये जो कंसेप्ट सीखने थे वो सीख लिए। नाउ यू कैन इजिली अंडरस्टैंड फिलॉसफी। इज इट क्लियर? तो आज की ज्ञान की बात ये थी, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फिलॉसफी। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स।
every year 1 or 2 questions from these pictures. मैं कुछ तो एक्सप्लेन कर चुका हूँ. Okay. तो फर्स्ट इज कॉज इफेक्ट थियरी. ओके, तो कॉज इफेक्ट थियरी को देख लेते हैं. मैंने समझाया वैसे आपको. लेट अस डिस्कस कॉज इफेक्ट थियरी एंड you will get one question from cause effect theory. One question means में there will be one question from cause effect theory. You can get question for सत्कार्यवाद. सत्कार्यवाद means न्याय वैशेषिक सांख्य योग. You can get question असत्कार्यवाद न्याय वैशेषिका. You can get question प्रतीत्य समुत्पाद Buddhism, or you can get question Hume's causation theory. Definitely one question from these in mains. Basically, the beauty of philosophy is that you know which questions are going to be there in your paper. You have just to prepare those questions. Okay. Now these three belongs to Indian philosophy, and this one belongs to Western philosophy. So causation theory is very, very important. Although we have Aristotle's causation theory also, that is also important. Okay, Aristotle's causation theory, that is also important. You can get question from here also. Causation theory is one of the important topic in our philosophy. So there are 5 causation theory. You will get one question, you may get 2 questions, you may get 3 questions. That shows how important this topic is. Okay, so let us see this topic in brief. Otherwise we will cover all these things when we will basically cover the particular philosopher. For example, when we will cover Sankhya Yoga, we will see Satkaryavad in detail. When we will cover Nyaya Vaisheshika, we will see Asatkaryavad in detail. And when we will cover Buddhism, we will see Pratitya. So cause effect theory in Indian philosophy. Right now we are basically discussing important features of Indian philosophy. Okay, so we will keep ourselves. Okay, so we will keep ourselves basically confined to the Indian philosophy only. Okay. So there are 3 basically cause effect theories in Indian philosophy. First is सत्कार्यवाद. बस ये और समझ लो, फिर सब मुंह माया. सेकंड इज असत्कार्यवाद. ये नाम याद कर लो, ये समझ लो, फिर तो सब चंगा सी. मोदी जी कहते हैं ना, सब चंगा सी. ओके. और प्रतीत्य समुत्पाद. बीच में क्यों लिखा है? क्योंकि ये मिडिल पाथ है. यहाँ पे बुद्धिज्म आ गया है. देखो गौतम बुद्ध की खास बात यही थी. मिडिल पाथ कैसे था? आप पूछोगे गॉड एग्जिस्ट करता है क्या? ना तो बोलेंगे यस, ना बोलेंगे नो. ये मिडिल पाथ. क्या बोलेंगे? बोल बेटा पहले तेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सफरिंग. देखो ये फैक्ट है, हम सब सफर कर रहे हैं कहीं ना कहीं. मैंने आपको पहले बताया था, खुद की वजह से कर सकते हो, वेदर की वजह से कर सकते हो. ठीक है, ओले पड़ गए, ज्यादा बारिश हो गई तो बीमार हो गए, मच्छर ने काट लिया, मलेरिया हो गया, कोविड हो गया, या फिर जाते वक्त एक्सीडेंट हो गया, या आपने कुछ कहीं पे शादी में खा लिया उससे बीमार हो गए, या फिर रात भर जग रहे हो उससे बीमार हो गए, या फिर किसी ने दिल तोड़ दिया उससे दिल टूट गया. तो किसी भी तरीके से, या तो खुद की वजह से, या किसी और, या पिताजी ने 2-4 लगा दी, या फिर घर पे 4-5 गालियां पड़ गई. तो बेसिकली आपकी लाइफ में जो सफरिंग है वो किसी भी वजह से हो सकती है. आपकी वजह से, नेचर की वजह से, ठीक है, आपके किसी प्रिय की वजह से, पेरेंट्स की वजह से. ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जो ये कहे कि मेरे को कोई सफरिंग नहीं. अभी आप सफर कर रहे हो, ठंड में भी आपको मेरी बातें सुननी पड़ रही हैं क्योंकि आपको केएस बनना है. You are suffering because you have a desire of becoming KS or IAS. तो गौतम बुद्ध का ये कहना है भाई, अगर आपको मान लो, गौतम बुद्ध क्या कहते हैं, मान लो आप बीमार हो, आप भगवान के पास जाओगे या डॉक्टर के पास जाओगे? पहले आप अपना इलाज कराओ, जब आपकी सफरिंग दूर हो जाए तो भगवान तो वही कभी भी याद कर लेते. देखो ना तो भगवान ने आपकी सफरिंग क्रिएट की है, ना वो. देखो जिसने किया ही नहीं क्रिएट, वो क्यों सही करेगा भाई?
मान लेते हैं एक बार, भगवान मान भी लेते हैं। अगर मैं आपके लिए कल को आप मुझे बोलो कि सर मेरे पे ना 5 लाख का कर्जा है, मुझे 5 लाख, मैंने थोड़ी ना आपको बोला था 5 लाख दो। Basically, when I am not responsible for your suffering, then how can I eliminate your suffering? You are responsible for your suffering. You are suffering right now because you are preparing for KS. आप अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए थोड़ा ना कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली आप सफरिंग आपके रीजन, आपको तो गौतम बुद्ध का ये कहना है भाई तू गॉड सोल ये सब बाद में सोचना, तेरे हाथ में एक चीज है, अपनी सफरिंग आप दूर कर सकते हो। सबके हाथ में। अगर कोई ज्यादा मीठा खाता है, डायबिटीज हो गया, डॉक्टर उसको क्या बोलेगा, मीठा कम कर दे। या कोई ज्यादा पीता है, लीवर प्रॉब्लम हो गई, पीना कम कर दे। या कोई दिन भर घूमता रहता है, व्हाट्सएप पे लगा रहता है, इंस्टा पे लगा रहता है, कहीं सिलेक्शन नहीं होता है, नंबर नहीं आता, क्या बोलेंगे, बंद कर दे सोशल मीडिया। तो बेसिकली देयर इज अ कॉज, देयर इज अ इफेक्ट, द इफेक्ट इज सफरिंग, एंड देयर आर सो मेनी कॉजेज। भाई दुनिया खत्म तो हो नहीं रही है, सब कुछ यही रहने वाला है, ये इंस्टाग्राम भी यही रहने वाला है, फेसबुक भी यही रहने वाला है। ठीक है, सब दुनिया यही रहने वाली है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी रहने वाली है, बॉयफ्रेंड भी रहने वाला है, परिवार भी रहने वाला है, सास भी रहने वाली है, ससुर भी रहने वाला है। तो अभी 1 साल पढ़ लो, क्या मालूम कुछ सफरिंग दूर हो जाए, जो अभी घर से ताने पड़ते हैं या छोटी छोटी चीजों के लिए घर वालों पर डिपेंड होना पड़ता है। तो बेसिकली गौतम बुद्ध का यही कहना है कि ना तो भगवान तुम्हारा पेपर लिखेंगे, ना भगवान ने तुम्हें बोला है तो केएस की तैयारी कर, ना तो वो रेस्पॉन्सिबल है, ना वो तुम्हारी सफरिंग दूर करेगा। पहले तुम्हारी सफरिंग दूर हो जाए तो कर लेना याद, कौन मना कर रहा है। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे। तो भाई जब उसने एक सफरिंग क्रिएट नहीं करी, तो अमिताभ बच्चन जाके घंटी बजा के भगवान तूने मेरे साथ क्या किया, अरे भगवान क्यों करेगा भाई। मतलब भगवान को यही पड़ी है, अगर भगवान है भी तो उसको यही पड़ी है कि भाई तुझे परेशान करेगा, तू इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि तुझे परेशान करेगा। ओके, तो बेसिकली दैट इज द मिडिल पाथ। मिडिल पाथ मतलब एक्सट्रीम को अवॉइड करता है कि आप खुद। और देखो एक चीज और ये बताता है बेसिकली, पोटेंशियलिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। Basically, according to Gautam Buddha, we all human beings have very immense potentiality. अब देख लो ना, whatever basically whatever you think, you become like that. Okay, that is basically that is the famous quote by Gautam Buddha. Whatever you think, you become like that. आप जब चाहो कुछ भी बन सकते हो। आप देख लो कितने सारे एग्जाम्पल्स, लोग इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर से वो बन जाते हैं, गिटारिस्ट बन जाते हैं। कई लोग इंजीनियर से आपके वो बन जाते हैं, एक्टर बन जाते हैं। कई लोग उधर से आपका एमबीए करके उधर चले जाते हैं। कई लोग पहले इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग के बाद फिर वो इसमें चले जाते हैं, आपके क्या कहते हैं, आर्ट्स से एमए कर लेते हैं। कई लोग आईएएस बन जाते हैं। या फिर कोई आपका 12th वाला पास होता है, ठीक है, कोई आर्ट्स वाला आपका आगे जाके साइंस के फील्ड में जा सकता है। कोई आप अमिताभ बच्चन को देख लो, आप सचिन तेंदुलकर को देख लो, किसी को भी देख लो आप। मीन्स यू हैव इमेंस पोटेंशियलिटी। ऐसा नहीं कि आज आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आज भी आप डॉक्टर बन सकते हो चाहोगे। नीट के एग्जाम में कोई एज लिमिट तो है नहीं। ठीक है, आप चाहोगे तो आज की डेट में एस्ट्रोनॉट भी बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। ओके, तो बेसिकली हाँ हाँ, व्हाट यू थिंक यू बिकम। ओके, तो बेसिकली वॉट एवर यू आर थिंकिंग, you just like that only. If you think positive, you will become a positive person. If you think negative, you will become a negative person. So basically it is all about thinking. अगर आप देखो, सीधी सी बात है, आप खुद के लिए तो पॉजिटिव सोच ही सकते हो ना। आप ये सोचते रहो मेरा केएस नहीं होगा, मेरा आईएएस नहीं होगा, अरे दुनिया तो वैसे ही सोच रही है इसका साले का नहीं होना चाहिए। दुनिया तो वैसे ही नेगेटिव सोच रही है, आप खुद तो अपने लिए खुद तो अच्छा सोचो। खुद तो सोचो हाँ मैं हैंडसम हूँ, हाँ मैं अच्छा दिखता हूँ, हाँ खुद नहीं तो दूसरा तो बोलेगा यार क्या फर्जी दिखता। खुद के लिए खुद तो पॉजिटिव सोच सकते हो, खुद भी नेगेटिव सोचोगे। अगर आप खुद ही खुद के लिए नेगेटिव सोच रहे हो, तो अगर कहीं भगवान होगा भी तो क्या बोलेगा, कैसा आदमी है जो खुद के लिए नेगेटिव सोच रहा है, उसके लिए तो सारी दुनिया नेगेटिव सोचेगी। ओके, तो चलो ये ज्ञान तो इतना नहीं देते हैं, ज्ञान व्यान तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैं तो देखता नहीं हूँ। ये ज्ञान आपको ज्यादा देना नहीं चाहिए। अभी आप सारे व्यस्क हो, क्या हो, व्यस्क। अरे लिख जा भाई, समझदार लोग हो आप, एडल्ट हो सारे के साथ। आपको ऐसा ज्ञान दूंगा तो आप हो सकता है मेरे को बोलो सर ज्यादा ज्ञान मत दो, हमें सब पता है। ओके, तो बेसिकली पता आपको सब है। ओके, लेकिन वो क्या है ना कि
हनुमान जी भी भूल गए थे कि मैं उड़ सकता हूं, उनको भी याद दिलाना पड़ा था। तो आपको भी याद दिलाना पड़ेगा कि यू हैव इमेंस पोटेंशियलिटी, you can do anything, you are responsible for your all your deeds, whether it is a good deed or bad deed. okay, अगर चाहो तो आप एक साल में आईएएस बन सकते हो, चाहो तो एक साल में केएस बन सकते हो, चाहो तो 10 साल में भी नहीं बन सकते। ओके, तो बेसिकली देखो, बेसिकली मैं ये नहीं कहता कि आईएएस केएस का, मैं ये नहीं कहता कि चलो आप, थोड़ा लक फैक्टर भी होता है, लेकिन बेसिकली कर्म तो आप करोगे उसी तरह से, तो वो आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा। ओके, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगले साल हो जाएगा। लेकिन अगर आप पढ़ोगे ही नहीं, भगवान के ऊपर छोड़ दोगे, किस्मत के ऊपर छोड़ दोगे, पहले पढ़ो तो सही, कर्मा करो, बाकी मिलेगा। पढ़ोगे तो सत्कार्यवाद मीन्स ऐसे समझो आप, देयर इज ए इफेक्ट, देयर इज कॉज। ओके, फॉर एग्जाम्पल मिल्क मान लेते हैं, ओके, दूध, एंड देयर इज कर्ड, दूध से बनता है कर्ड, ठीक है। तो जो सत्कार्यवाद वाले हैं, ठीक है, उनका कहना है, क्या कहना है उनका, कि ये कर्ड जो है ना, ये पहले से मिल्क में प्रेजेंट है, प्री एग्जिस्ट। उनका कहना यह है कि कर्ड पहले से मिल्क में प्रेजेंट था, तभी उससे कर्ड बन सकता है कोई चीज। फॉर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये आपको अगर थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा तो, ऑयल और इसका किससे बनता है, ऑयल सीड से, ठीक है। तो सत्कार्यवाद वालों कहना है कि ऑयल, आपका ऑयल सीड में पहले से प्रेजेंट था, इसलिए उससे निकला। क्या ऑयल सीड से आप मिल्क बना सकते हो या कर्ड बना सकते हो? ये उनके, मैं उनके वो आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, अपने नहीं है, ठीक है। तो सत्कार्यवाद वालों का कहना है कि भाई ऑयल, ऑयल सीड में प्रेजेंट है इसलिए निकला, अगर नहीं प्रेजेंट होता तो फिर तो ऑयल सीड से आप कुछ भी निकाल लो, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। ऑयल सीड से आपको क्या मिलेगा, ऑयल ही मिलेगा। ऐसे ही आपका क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, ठीक है, नेचुरल गैस, ये सब निकलता है। क्यों? क्योंकि ये सब पहले से उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब आप क्रूड ऑयल से, ऐसा तो है नहीं ना, क्रूड ऑयल से वीट निकाल लो। तो इनका कहना यह है कि भाई जो आपका इफेक्ट होता है वो ऑलरेडी किसमें प्रेजेंट होता है, कॉज में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल, दिस इज योर गर्लफ्रेंड, वाइफ ले लेते हैं, दिस इज योर वाइफ और दिस इज हस्बैंड। तो सफरिंग जो है वो पहले से यहाँ प्रेजेंट थी, ठीक है, कोई दिल पे नहीं लेना, ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। वैसे तो 2-3 ही मैरिड है हमारे यहाँ पे, 1-2 ही है। तो बेसिकली अब यहाँ पे आपको क्या है, हस्बैंड है, तो यहाँ पे सफरिंग है ना, हस्बैंड सफर कर रहा है। तो सत्कार्यवाद वालों का कहना है कि वाइफ के साथ सफरिंग पहले से प्रेजेंट थी, इसलिए ये सफर कर रहा है। आगे बात समझ में आपको? इट मीन्स इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन कॉज, ये कहना है सत्कार्यवाद वालों का। तो यहां पे सत्य का मतलब होता है प्रेजेंट, सत्य मीन्स प्रेजेंट, कार्य मीन्स इफेक्ट, एंड वाद मीन्स थियरी। सो सत्कार्यवाद मीन्स प्रेजेंट, इफेक्ट, theory. It means effect already present in cause. Is it clear? So Satkaryavad means present effect theory. Is it clear? Is it clear? ठीक है अभिलाषा, क्लियर है? ओके, ठीक है भाई पंकज, क्लियर है सबको? ओके, ये खत्म करूंगा फिर क्लास खत्म करूंगा, ठीक है। तो पहले खत्म करूंगा, देन आई विल फिनिश दिस। ओके, सो फर्स्ट इज सत्कार्यवाद, ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं तीनों को अलग अलग समझा रहा हूँ, ठीक है। सत्कार्यवाद मैंने आपको समझा दी। सेकंड इज असत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद। देखो अब आपको ये याद रखना है, सत्य का मतलब क्या था, प्रेजेंट, तो असत का मतलब क्या हो गया, नॉट प्रेजेंट।
कार्य का मीन्स इफेक्ट, और वाद जहां पे भी यूज होगा उसका मतलब है थियरी। अब देखो सत्य वाले बोलते थे प्रेजेंट होता, तो ये क्या बोलेंगे उसका अपोजिट। तो इनका कहना है कि इफेक्ट डज नॉट प्री एग्जिस्ट इन कॉज। इनका कहना ये है कि मिल्क और जो कर्ड है ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। देखो बात तो इनकी भी सही है, ठीक है। बात इनकी सही क्यों है, क्योंकि आज की डेट में आप देखो तो लैब ग्रोन मीट हम बना रहे हैं, ठीक है, लैब ग्रोन मीट। तो ऐसे तो अगर आप बोलो तो मीट के लिए क्या चाहिए था आपको, ठीक है, एनिमल चाहिए, लेकिन यहाँ हमने लैब ग्रोन मीट किससे बनाया, वहां पे तो एनिमल की जरूरत नहीं है, यहाँ तो हमने किसी केमिकल प्रोसेस से बनाया। तो बात तो इनकी भी सही है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हमेशा दो चीजों के बीच में कॉज और इफेक्ट का रिलेशन रहेगा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कैट और बैड लक, अब इनका कहना है दोनों अलग अलग चीज है। बैड लक तो आपका कैट क्या डॉग भी रास्ता काट जाए तो भी बैड लक हो सकता है आपका, ओके। तो असत्कार्यवाद वालों का कहना यह है कि इफेक्ट जो होता है ना आपका भाई, इफेक्ट इज ए डिफरेंट थिंग एंड कॉज इज ए डिफरेंट थिंग। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी शादी हुई है तो आपकी सफरिंग होगी होगी लाइफ में, हो सकता है सफरिंग किसी और वजह से हो, आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या कुछ और हो सकता है, ठीक है। चलो दो चार के घर तो तुड़वा ही देने में ओके। सो बेसिकली ये आपको समझ आ गया सत्कार्यवाद और सत्कार्यवाद, ओके। तो सत्कार्यवाद बोलता है कि कर्ड जो है वो मिल्क में पहले से प्रेजेंट है। असत्कार्यवाद क्या बोलता है, उसका अपोजिट बोलता है। तो बेसिकली जो सत्कार्यवाद है, सत्कार्यवाद किसने माना है, सांख्या और योगा ने। और असत्कार्यवाद किसने माना है, न्याया वैशेषिक ने। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, सांख्य योग ने सत्कार्यवाद माना है, तो इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने 5 आर्ग्यूमेंट्स दिए। मैंने कहा था ना पूरी फिलोसफी आर्ग्यूमेंट्स पे चलती है, बस पेपर में आपसे यही पूछा जाता है कि 5 आर्ग्यूमेंट्स कौन से हैं, ठीक है। तो उनको हम देखेंगे डिटेल में जब हम सांख्य योगा पढ़ेंगे, बाकी कंसेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया। वो 5 आर्ग्यूमेंट्स में उन्होंने सिर्फ यही चीज प्रूव करी है कि कॉज और इफेक्ट ये दोनों अलग अलग नहीं है, इफेक्ट हमेशा से कॉज में प्रेजेंट होता है। बस ये 5 आर्ग्यूमेंट्स में उन्होंने यही चीज प्रूव करी, ठीक है। सिंपल आर्ग्यूमेंट्स है, वी विल सी इन डिटेल। असत्कार्यवाद ने भी इसको प्रूव करने के लिए कि असत्कार्यवाद को प्रूव करने के लिए भी इन्होंने भी 5 आर्ग्यूमेंट्स दिए, और उसमें इन्होंने ये प्रूव किया है कि कॉज में इफेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। समझ गए। अगर ये आपका, मैं बता रहा हूं ना, ये अगर आपका सत्कार्यवाद है तो ये इसका क्रिटिसिज्म है, और अगर ये असत्कार्यवाद है तो सत्कार्यवाद इसका क्रिटिसिज्म है। समझ गए आप बात को। यानी सत्कार्यवाद को रिफ्यूट किसने किया है, असत्कार्यवाद ने, और असत्कार्यवाद को किसने रिफ्यूट किया है, सत्कार्यवाद ने। अब देखो इसमें क्या समझाने वाली बात है, सत्कार्यवाद को असत्कार्यवाद ने रिफ्यूट किया, यानी कि सांख्य योगा को किसने रिफ्यूट किया, न्याय ने, ओके। वैशेषिका तो इतना वो नहीं है, न्याय ने ही सारे आर्ग्यूमेंट दिए। अब देखो इन दोनों की बैंड बजाई न्याय ने। न्याय को एक और दिक्कत है, एक फिलोसफर से और दिक्कत है, वो है मीमांसा। न्याय को मीमांसा भी बड़ी दिक्कत है, तो न्याय ने मीमांसा के भी बहुत बैंड बजाई। न्याय ने मीमांसा की बैंड क्यों बजाई, क्योंकि मीमांसा ने वेदास को तो माना है लेकिन गॉड को नहीं माना है। तो एक तो इस पॉइंट पे इसकी बैंड बजाई है मीमांसा की, ठीक है। और बाकी क्या है, मीमांसा की जो थियरी ऑफ नॉलेज है उस पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो बेसिकली क्या है, इन दोनों के बीच में बड़ा ही झगड़ा है, न्याय और मीमांसा के बीच में। इसलिए यहां से क्वेश्चन हमेशा आता है, जो झगड़ा होता है उसमें हमारा इंटरेस्ट होता है ना, पड़ोस में कोई लड़ रहा है तो हम देखने चलते, तो इन दोनों के बीच में झगड़ा है तो एग्जामिनर को बड़ा इसमें इंटरेस्ट है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि न्याय और मीमांसा में क्या प्रॉब्लम है भाई, क्यों मीमांसा को न्याय क्रिटिसाइज करता है, क्यों न्याय को मीमांसा क्रिटिसाइज करता है। ये हम जब मीमांसा पढ़ेंगे, मतलब न्याय मीमांसा पढ़ेंगे तो हमें खुद समझ आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे सांख्या और योगा की बैंड बजाई है न्याय, इसलिए कॉजेशन थ्योरी। अब देखो यहाँ पे एक बोल रहा है राइट, एक बोल रहा है राइट, तो एक बोल रहा है लेफ्ट।
मतलब दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन गौतम बुद्धा के साथ ऐसा नहीं बुद्धिज्म। गौतम बुद्धा ने बोला तू भी सही है, ये भी सही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तुम लड़ते रहो। तो गौतम बुद्धा ने क्या बोला, सत्यकार्यवाद तो बोलता है ऑलवेज प्रेजेंट, यानी आपका इफेक्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन कॉज, और असत्कार्यवाद बोलता है क्या, नेवर। बोला आपका इफेक्ट और कॉज अलग अलग चीजें। गौतम बुद्ध बीच का रास्ता लेके आए, प्रतीत्य समुत्पाद। उन्होंने बोला कि जब तक इफेक्ट है, मतलब जब तक कॉज है तब तक आपका इफेक्ट है, जैसे ही कॉज खत्म वैसे आपका इफेक्ट भी खत्म। समझे बात को? ना तो इन्होंने ये बोला कि हमेशा होता है, ना इन्होंने ये बोला कि नहीं होता। इन्होंने बोला जब तक कॉज होता है तब तक इफेक्ट होता है, जैसे कॉज खत्म वैसे इफेक्ट खत्म। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एग्जाम्पल जैसे 2 एग्जाम्पल दिए, मैं आपको एक समझाता हूं। जैसे आपका ये ठीक है, ये आपकी फ्लेम है, ये आपका ऑयल है, इसमें ऑयल और घी श्रद्धा के हिसाब से जैसे आपकी मर्जी हो। पेपर में ऑयल लिख के आना, घी तो आजकल खाने को भी नहीं मिलता। और ये आपका कॉटन है। अब गौतम बुद्धा का क्या कहना है भाई, कि ये आपकी जो फ्लेम है, ठीक है, ये फ्लेम है, ये इफेक्ट है ना। कॉटन आपका क्या है, कॉटन आपका कॉज है। फ्लेम किसकी वजह से जल रही है, कॉटन और घी की वजह से, ये दोनों कॉज है। ठीक है, इनमें से एक भी खत्म हो जाए, क्या फ्लेम रहेगी? नो। इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि हमेशा फ्लेम रहेगी, या ये भी नहीं कह रहे कि फ्लेम नहीं रहेगी। ये कह रहे हैं जब तक कॉज है तब तक इफेक्ट है, जैसे कॉज खत्म इफेक्ट खत्म। यही ये बात करते हैं सफरिंग की। बोलते बेटा आप सफर इसलिए कर रहे हो, जब तक अटैचमेंट और डिजायर्स रहेंगी लाइफ में, यू विल सफर। आप केएस बन जाओ, आप आईएएस बन जाओ, आप पीएम बन जाओ, आप कुछ भी बन जाओ, सफरिंग इज देयर। क्या मोदी जी को प्रॉब्लम नहीं होती है? क्या वो बीमार नहीं होते हैं? क्या ओबामा बीमार नहीं होता था? ट्रम्प बीमार नहीं होता? ट्रम्प को गालियां नहीं पड़ती? तो ये कहना है गौतम बुद्धा का कि भैया फालतू मत लड़ो, कॉज है तो इफेक्ट है, कॉज खत्म इफेक्ट। आपको अगर अपनी सफरिंग दूर करनी है, रिमूव द कॉज। अगर दारू पीने से लीवर खराब हो रहा है, दारू पीना छोड़ दो। रात को जग रहे हो, उससे आपकी तबीयत खराब हो रही है, रात को जगना छोड़ दो। मोबाइल ज्यादा देखने से आंखें खराब हो रही है, मोबाइल देखना छोड़ दो। पढ़ाई खराब हो रही है, मोबाइल से छोड़ दो। सुबह आप कपड़े पूरे नहीं पहन रहे हो, ठंड में जा रहे हो, बीमार हो रहे हो, कपड़े पूरे पहन के। ठीक है, किसी से आपकी लड़ाई होती है, दोस्ती है, रोज लड़ाई होती है, छोड़ दो उससे दोस्ती। ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज है जो आपको पढ़ने नहीं देती, वो चीज छोड़ दो। ये कहना है उनका। या फिर आपको लगता है कि भाई मेरी तो जिंदगी में मेरे को शांति चाहिए, तो सब कुछ छोड़ो, मोह माया त्याग दो। ओके, बेसिकली अब दिक्कत ये है ना कि गौतम बुद्धा ने जब बात बोली थी, कॉन्टेक्स्ट वाज डिफरेंट, कॉन्टेक्स्ट वाज नॉट सिमिलर। उस समय उठे, जंगल गए, वहां जाके तपस्या करी, शांति। आज की डेट में तो हम इतने वर्चुअल रियलिटी से इतने ज्यादा घिर गए हैं कि हम नहीं जा सकते। तो अब उसके लिए एक नई थियरी देनी पड़ेगी, तो वो मैं बना रहा हूँ, वो आपको बताऊंगा फिर बाद में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। स्लाइड्स बाकी इनके लिए बनाई है। ठीक है, ये स्लाइड है कॉज इफेक्ट थियरी की। ये देखो, इसका एक डायग्राम है, ये पूरा एसेंस है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने इसमें समझाई है, जो बोली ना अभी, देखो कॉटन फ्लेम वाला, ये बहुत रिसर्च के बाद ये डायग्राम बनाया गया, पेपर में इतना भी बनाया होगा बहुत है। ठीक है, तो ये सब वही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको समझाई है। ओके, तो वी विल सी all these things in detail tomorrow. Okay, so for today let us wind up the class. Okay, any doubt you can ask. If you have any doubt you can ask. Any doubt?